पहले की अपेक्षा अब आप देखिए तो महिलाएं जागरूक हैं, काम करना चाहती हैं। तो मैं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर वो काम करना चाहती है तो काम करें, अपनी इच्छा को दबाएं ना। क्यों? क्योंकि वो केवल अपनी इच्छा ही नहीं दबा रही हैं, इस देश के विकास में वो सहायता नहीं कर रही हैं। तो वो इस देश के विकास में सहायक बने और काम करें। उद्योग के ही क्षेत्र से संगीता पांडे जी हमारे मध्य हैं। आप महिला उद्यमी हैं। उद्यमिता के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए आपको इस मंच पर सम्मानित किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख और सुन रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। और आज के कर्मयोगी सीरीज में हमारे साथ कौन है ये बताएंगे रुद्र जी, क्योंकि हमारे साथ रुद्र जी भी हैं और मैम हैं। मैम को आप देख पा रहे हैं, लेकिन कौन है ये, आप थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आपके मन में बन रही होगी। सो ये बताएंगे रुद्र जी, प्लीज़ रुद्र जी। मैम परिचय की मोहताज नहीं है और इनकी केस स्टडी इवन दूसरे देश के लोग भी बनाए हुए हैं और सीएम योगी जी के द्वारा इन्हें गोरखपुर रत्न से भी सम्मानित किया गया है। क्या बात है। इनकी कैरियर की शुरुआत 1500 रुपये से आपने अपनी कैरियर स्टार्ट की थी। आज करोड़ों की कहा जाए इनकी कंपनी है और साथ साथ इनके कंपनी का नाम है सिद्धि विनायक पैकेजर। वुमेन स्ट्रेंथ एंड सोसाइटी के भी ये फाउंडर हैं। अभी भी आप लोगों को अगर नाम पता नहीं है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं तुरंत क्या नाम है मैम का। कहा गया है कि काम कोई भी हो, छोटा बड़ा नहीं होता, बस सोच बड़ी होनी चाहिए और काम करने का जज्बा होना चाहिए। यूपी के हमारे ही गोरखपुर के रहने वाली हैं संगीता पांडे जी, जिनकी कामयाबी का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1500 से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की, आज करोड़ों की कंपनी खड़ा कर दी है। मैम हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज़्यादा बात न करते। मैम कह रही सारा कुछ तुम ही बोलो, मैं क्या बोलूं। नहीं, पहले तो 90 FM लाउड स्पीकर के माध्यम से जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं नमस्कार करना चाहती हूँ। और बाकी जो ये हमारे बारे में कह रहे हैं, ठीक है, अपनी ताकत का पता स्वयं नहीं होता है, उसका अंदाज़ा आपके आसपास के लोग ही लगाते हैं। ये तो बात सही कह रही हैं मैम। काफ़ी लोग जान भी गए होंगे कि संगीता मैम कौन है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई लिखाई होती है ना, बचपन कहाँ गुजरा और आपके माता पिता के बारे में भी जानना चाहें। हम तो जान रहे हैं कि वो किस में थे। हमारी पढ़ाई, हम तो विशेष रूप से इस गोरखपुर के ही रहने वाले हैं और मेरा जन्म स्थान भी आर्मी हॉस्पिटल गोरखपुर में था। क्यों? मेरे पिताजी आर्मी में ऑफिसर थे और मेरी पढ़ाई लिखाई मैंने इंटरमीडिएट किया है मोहद्दीपुर में सर्वहितकारी कन्या इंटर कॉलेज से और ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने यूनिवर्सिटी से की है। और अभी मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही थी, तब तक मेरी शादी करा दी गई। मतलब बहुत ही कम उम्र में। क्या उम्र रही होगी मैम आपकी? 19 साल। 19 साल, ओके। 19 साल की उम्र में मैं BA फर्स्ट ईयर में थी, मेरी शादी हो गई। मुझे लगता है 19 से भी कम थी, 18 साल ही थी और मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद मेरी शादी हुई सिवान बिहार में। और जब मैं ससुराल गई तो वहाँ की जो स्थितियाँ थी बिल्कुल विषम परिस्थितियाँ थी। क्यों? क्योंकि मैं स्टार्टिंग से, गोरखपुर तो बाद में आई, पहले तो मैं और कई शहरों में अपने पिताजी के साथ रही, पली बड़ी। और जब मैं यहाँ से बिहार गई तो ना तो वहाँ बिजली थी और ना ही पक्की सड़क। जब मैं एकदम से वहाँ पहुँची तो मुझे लगा कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँची हूँ। लेकिन हमारे परिवार का माहौल इतना अच्छा था कि मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँची हूँ। क्या बात है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं आई है। ये जो बातें मैम बोल रही है, कितना स्ट्रगल रहा होगा और उसके बाद ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, दिल की बात निकल, दिल की बात। मतलब 18 साल की उम्र के बाद ऐसा बोला जाता है कि लड़कियों का करियर कहीं ना कहीं शादी हो जाती है तो खत्म हो जाता है। सो मैम शादी भी इतनी जल्दी हो गई, तो आपका बेबी वगैरह कब हुआ? मेरी शादी 18 साल में हुई और मेरा बेटा 20 साल में हुआ। अच्छा, मतलब 2 साल के बाद बच्चा। जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मैं एग्ज़ाम अभी दे रही थी, मैं एग्ज़ाम दिया मैंने जून में
और 1 सितंबर को मेरा बेटा पैदा हो गया। और उसके बाद से वही जो महिलाओं के जीवन में होता है, पहले लड़कियां होती हैं, पढ़ती हैं, स्ट्रगल करती हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है, फिर वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों में फंस जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं। तो मेरी भी शादी हुई, बच्चे हुए, मैं अपने परिवार में थी, लेकिन कहीं ना कहीं सबके अंदर कुछ ना कुछ करने की एक इच्छा शक्ति जीवित रहती है, जो हर व्यक्ति के अंदर होती है। और उसी इच्छा शक्ति को कोई पहचान लेता है तो आज आपके बगल में बैठ के इंटरव्यू देता है और जो नहीं पहचान पाता है वो अपने आप को अपने परिवार में ही सिमटा के अपना वही सिमट के रह जाता है। कहीं ना कहीं रुद्र जी उसके लिए फाइट भी करना पड़ता है। सही बात है। और हम लोग पास में बैठे हैं, मैम को इतनी पॉजिटिव एनर्जी हम लोग के पास मिल रही है। ये ऑरा जो है मैम का बहुत बहुत अच्छा है। वैसे मैम मुझे एक चीज़ बताइए, जब आपकी शादी भी जल्दी हो गई, बच्चा भी जल्दी हो गया, सो ऐसा कौन सा ट्रिगर पॉइंट था आपकी लाइफ का? जैसे कि मैंने ऐसा आपके बारे में सुना है कि आप जब फर्स्ट इंटरव्यू के लिए गए थे जॉब के लिए, क्योंकि आपने कहा कि एक जो कुछ करने का जज्बा होता है वो अंदर रहता है, तो ऐसा कौन सा ट्रिगर पॉइंट था कि आप जॉब के लिए गए और वहां पे आप अपने बच्चे के साथ गए? सो उसके बाद क्या हुआ? तो मैं बिहार से यहाँ चली आई गोरखपुर, क्योंकि मेरे पति सिविल पुलिस में यहाँ हेड कांस्टेबल की जॉब करते थे। तो मेरे पति का प्यार था और उनकी कुछ समस्याएं थी, अकेले रहना, खाना बनाना, उनके ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता था, तो वो मुझे वहाँ से यहाँ ले आए। तो जब मैं यहाँ आई तो मेरा एक बेटा और मेरे पास 2 बेटियाँ थी। एक बेटी मेरी थी 2 साल की और दूसरी बेटी मेरी थी 9 महीने की, और मेरा बेटा 4 साल का था। और मैं यहाँ आ गई, लेकिन मुझे ये लगता था कि मैं कुछ करूँ, तो कुछ करने की इच्छा शक्ति। मैं एक बार चाइल्ड लाइन में गई, जो कि PGSS की संस्था है यहीं फातिमा के सामने। तो मैंने वहाँ अपना इंटरव्यू दिया, तो मैं वहाँ सेलेक्ट भी हो गई। मैं सेलेक्ट हो गई, मैं बहुत खुश हुई कि चलो मैं यहाँ बगल में रहूँगी और अपने बच्चे, परिवार, मैं कुछ काम भी कर लूँगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं वहाँ जब काम करने गई तो मैं अपनी बेटी को साथ में लेके गई। एक बेटी को तो मैंने मतलब छोड़ दिया, जो 2-2.5 साल की थी, लेकिन जो 9 महीने की थी उसको मैं कहाँ छोड़ती। माँ की ममता, मैं उसको गोद में लेके मैं पहुंच गई। मुझे लगा मैं अपने बच्ची को भी देखूंगी, मैं काम भी करूंगी। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मैंने वहां के कर्मचारियों का जो बिहेवियर है, रिएक्शन एकदम अलग। हाँ, एकदम अलग। उन्होंने कहा, अरे कहाँ से आप आ गई, बच्चे को लेके आप काम करेंगी? नहीं, ये संभव नहीं है। आप अपनी बेटी को वहां छोड़ के, अगर आपको काम करना है तो, और नहीं तो भाई आप जानिए आपको क्या करना है। तो मैं तो किसी तरह से प्लीज कह के उस दिन तो मैं रुकी रही वहाँ। फिर अगले दिन मैं रात भर सोचती रही, और अगले दिन फिर मैंने कोशिश की, क्योंकि जो कुछ करने की इच्छा है ना वो मुझे रुकने नहीं देती थी, और अपने बेटी का प्रेम है ना वो मुझे बाहर जाने नहीं देता था। मैंने अपने आप से रात भर द्वंद्व युद्ध किया, फिर भी कहीं ना कहीं मेरी ममता हार गई और मेरी इच्छा शक्ति जीती, और मैं फिर चली गई। अच्छा, वहीं जॉब पे? हाँ, मैं अपनी बेटी को पड़ोस में छोड़ के मैं फिर चली गई। लेकिन मैं वहाँ पहुँची, मैंने एंट्री की थी और मैंने वहाँ बच्चों को देखा, मुझे लगा ना मैं गलत हूँ। अभी मेरी बच्ची को मेरी ज़रूरत है। मैं यहाँ दूसरे के बच्चों को देखूंगी और मेरी बच्ची यहाँ दूसरे के यहाँ पड़ी रहेगी। उसको आज मेरे पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसको अपनी माँ की ज़रूरत है। और मेरी ममता जाग उठी और मैं रोते हुए वहाँ से निकली। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और मैं सीधे घर आ गई, और मैं पड़ोस से अपने बच्ची को लेके अपने कलेजे से लगा लिया, और मेरी बेटी बहुत रो रही थी। और मुझे लगा कि जो माँ है ना उसके लिए बड़ा कठिन होता है अपने परिवार से बाहर निकलना और बच्चों का त्याग करके उनको छोड़ के कुछ करना, क्योंकि माँ की चिंता हमेशा अपने बच्चों में बनी रहती है। फिर मैंने अपने बच्ची को लेके काम तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन फिर वही द्वंद्व युद्ध कि कुछ करो। आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग ऐसा कोई मूवी देख रहे हैं, लाइक एकदम इमोशनल सा सीन? सही बात है। और सामने चल रहा है, हम तो ये फील करने लगे कि एक माँ और बेटे के अंदर जो प्रेम होता है
वो एकदम आपके सामने हम लोग बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि माँ के सामने बैठे हो और माँ हम लोग के Exactly, वो वाइब आपसे आ रही है हमें। तो संगीता मैम, सिद्धि विनायक पैकेजर्स की शुरुआत आपने कैसे किया? कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यही ट्रिगर पॉइंट था आपके लाइफ में जी। और आपने सोचा कि मेरे पे जो गुजर रही है, मैं माँ हूँ तो दूसरे माँ पे ऐसी ना गुजरे, और कहीं ना कहीं यहीं से ये स्टार्टिंग हुई होगी ना? हाँ, जैसे अब मुझे क्या करना था, मुझे जो मेरे मन में जो इच्छा शक्ति थी कुछ करने की, वो मुझे चैन से बैठने नहीं देती थी। हाँ। और जो माँ की ममता है वो मुझे घेरे रहती थी। तो मैंने सोचा मैं कौन सा ऐसा काम करूं जिस मैं अपने एनर्जी को पॉजिटिव कैसे रूप दे सकूं हाँ। और मैं अपने बच्चों की परवरिश भी कर सकूं। तो मैं एक बार मार्केट में गई और मैंने मिठाई की दुकानों पे कुछ मिठाई के डिब्बे देखे। अच्छा। तो मेरे मन में ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं ये अपने घर बैठे अपने बच्चे और परिवार को देखते हुए मैं इन डिब्बों को बनाऊं और मार्केट में बेचूं। तो उससे मेरी कुछ आय भी हो जाएगी, जो मेरी एनर्जी है, जो मेरी लॉस हो रही है, वो मैं कहीं ना कहीं किसी ऊर्जा को अपने सही दिशा में लगा दूंगी और अपने बच्चों की देख रेख भी कर लूंगी। अच्छा। तो ये आइडिया तो मेरे मन में आ गया। हाँ। फिर मैं घर आई, मैंने अपने पति से बात की कि मेरे पति शुरू से बहुत सपोर्टिंग नेचर था उनका और वो मुझे मना नहीं करते मैंने थे। देखा भी है, मिला भी हूँ। लेकिन उनका ये था कि तुम कोई भी काम करो, हाँ। मेरी इज्जत, हाँ। अपने बच्चों का ध्यान, मेरा ध्यान रखते हुए अगर तुमको लगता है कि ये सारी चीजें मैनेज करके तुम कुछ कर सकती हो तो तुम करो। हाँ। मेरा आशीर्वाद हाँ, तुम्हारे साथ है। पति परमेश्वर। हाँ। तो इतना अच्छा पति पाए हैं कैसे नहीं। पा गए आप? नहीं, पति तो सही मेरे बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है दुनिया के सारे पति अच्छे होते हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि पत्नियों के अंदर अगर त्याग होगा ना तो पति के अंदर अपने आप सम्मान आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि पत्नियां भी त्याग करें अपनी इच्छाओं का। और हम लोग नारी का जो रूप है धरती माँ से हम लोगों को जोड़ा गया है, भारत माँ से जोड़ा गया है। सही बात। तो हम लोग त्याग की मूर्ति हैं। और अगर हम लोग त्याग मतलब वो नहीं, त्याग में भी प्रेम है। सही बात। आप अपने पति को सम्मान दीजिए, अपने पति की इज्जत करिए, वो बखूबी आपके मुरीद हो जाएंगे। भगवान करे सबको संगीता मैम जैसे पत्नी मिले। और एक्चुअली जी आजकल लड़के चाहते भी है ये, मुझे लगता है। तो यहाँ पे आएंगे मैम, आपकी एक और कंपनी है इस समय चल रही है, वुमेन स्ट्रेंथ सोसाइटी गोरखपुर। एक तो है आपकी पैकेजिंग। तो पहले सिद्धि विनायक के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या करती है, ताकि कुछ और जो हमारे नए लिसनर हैं और नए क्योंकि व्यूअर हैं। मैम मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही, जैसा कि आपने कहा ना कि आपने मिठाई के डिब्बे को देखा और फिर आपको लगा कि अब आपको ये डिब्बा बनाना है और सेल करना है ना? तो ऐसा मतलब कि सीखना है कैसे डिब्बे बनाने, क्या कुछ बहुत सारा कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। तो मुझे वो जानना है कि मतलब कैसे किया। तो मेरे पति ने जब मुझे हाँ कर दी, तो मुझे लगा कि मुझे मतलब उनका जो हाँ था उसमें मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा कि उन्होंने मेरे कर्म को स्वीकार कर लिया। और इससे बड़ी खुशी की बात मुझे लिए कुछ नहीं थी। मेरे पास एक रेंजर साइकिल थी, मेरे पास कोई साधन नहीं था। मैंने देखा है। तो वो रेंजर साइकिल से मैं निकलती। और मेरी बेटी, मैंने उस समय मेरी चाचा की एक लड़की 9-10 साल की थी, तो मैंने उसको बुलवाया। मैंने कहा कुछ दिन के लिए तुम मेरे पास रहने आ जाओ। और ये ज्यादा दिन पहले की कहानी भी नहीं, 9-10 साल पहले की कहानी है। तो वो उसको मैंने बुलाया और मैं 2-3 घंटे मैं रेंजर साइकिल से निकलती और मैं 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर घूमती। तो पहले तो यूट्यूब था ना, वीडियो था ना, मोबाइल था। मैं सर्च कहाँ करूँ कि मटेरियल मिलते कहाँ हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं केवल भ्रमण में थी। मुझे घूमते घूमते पता चला कि यहाँ मटेरियल मिलता है। मैं वहाँ साइकिल से गई और मैंने पहली बार 1500 रुपये का सामान खरीदा और अपने साइकिल के पीछे बांधा और मैं अपने घर चली आई। और उसके बाद अब मार्केट मैंने प्रयास भी किया और मैं दुकानों से डिब्बा मैंने उसको फाड़ा, देखा कैसे बना है और मैंने बनाने का भी प्रयास किया। मैंने पहली बार 8 घंटे में 100 डिब्बे तैयार कर लिए थे। और उस दिन मेरा क्या था, मेरा तीज का व्रत भी था।
और मुझे व्रत का पता ही नहीं था कि मैं नीराजल व्रत हूँ। मेरा ध्यान केवल डिब्बों पे लगा था कि मैं कैसे बना लूँ, और मैं गिनती रहती, और मैंने 100 डिब्बे तैयार किए, और फिर मैंने पूरे डिब्बे तैयार किए। लेकिन अब डिब्बे तो तैयार हो गए, मार्केट कहाँ से लाऊं? सही बात। साइकिल में झोले में सैंपल डाल के मैं 50 किलोमीटर 60 किलो मैं यहाँ से सुबह बाजार से आगे तक जाती थी साइकिल से, और इधर ये आपका कौन सा भटहट के आगे तक मैं मार्केट में सैंपल में लेके दुकानों पर घूमती थी। मैं सुबह निकलती थी, खाना वाना बना के बच्चों को खिला के मैं मार्केटिंग में निकल, और मैं 4 बजे 5 बजे तक साइकिल से 6 बजे तक घूमती रहती थी कि कोई मुझे मिले। मैं अपने सैंपल दिखाती थी, मैं ऑर्डर लेने के लिए आप क्या रेट देंगी, तो मुझे पहले रेट का भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मैंने ये काम कभी किया नहीं था, ना मेरा कोई पारिवारिक कोई बैकग्राउंड भी नहीं था। तो मैंने फिर सोचा मैं रेट क्या दूंगी। तो जब मैं कोई रेट बताती, लोग कहते नहीं मैडम आपका तो प्रोडक्ट बहुत महंगा है। तो मैं सोची कि मैं कैसे रेट बताऊँ। तो मैंने सोचा, मैंने सारी चीज़ों की एक लागत निकाली और उसमें 1 रुपया 8 आना अपना लाभ जोड़ लिया, और उसके बाद मैं रेट देने लगी, मैं माल बनाने लगी। फिर धीरे धीरे मेरा माल भी बिकने लगा। पहली बार जो मेरे पहले कस्टमर है, मैं उनका भी नाम बताऊं। काफी संघर्ष के बाद कस्टमर मिले थे वो आपको? मेरे पहले कस्टमर मुझे ये जो आपके वी मार्ट के सामने एक भगत पनीर है, हाँ भगत, अच्छे, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी क्योंकि वो मेरे पहले कस्टमर हैं। बहुत अच्छे दिल बहुत अच्छे हैं, जाता रहता हूं उनकी दुकान पे। तो वो मेरे पास आए, मैंने अपना नंबर नोट कराया था। तो जब वो मेरे पास आए डिब्बे लेने, क्योंकि उनका भी मिठाई का पहला काम था, वो पनीर बनाते थे, और उन्होंने मेरे डिब्बे से ही मिठाई का काम स्टार्ट किया, और मैंने उन्हीं के डिब्बे से डिब्बों का काम स्टार्ट किया। तो वो मेरे यहाँ आए, तब मुझे डिब्बे ना ठीक से बांधने, मुझे पता ही नहीं था कि गड्डी कैसे बनती है। मैंने डिब्बे बना के टेबल पे रख रखे थे। अब वो आए, अब उन्होंने मुझसे कहा 50-50, मैंने 100 डिब्बे ही बनाए थे। उन्होंने कहा 50-50 डिब्बा पैक कर दीजिए। अब मैं पैक कैसे करूं, मैं उसको बांधूं कैसे, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर वो खुद ही रस्सी वस्सी ढूंढ के और अपना बंडल बनाया, और वो मेरे जीवन की पहली कमाई 850 रुपया। इसके लिए मैम तालियां तो बनती हैं, मेरे दिल से निकल रही है। जब मेरे हाथ में आई, जैसे मैंने 1500 का मटेरियल खरीदा था, उसको बोलते हैं कर्म का फल जब मिलता है, हाँ, खुशी का ठिकाना होगा। तो मैं बहुत खुश हुई, और वो पहला पैसा मैंने भगवान शनि देव के चरणों में ले जाके। आप काफी स्पिरिचुअल भी हैं, मैं सुना। मैं शनि भगवान की बहुत बड़ी भक्त हूँ। अब मेरे से बड़ा भी भक्त होगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरी बहुत आस्था है उनके प्रति, और वो कर्म फलदाता हैं। तो मुझे कर्मयोगी में मैं आज आई हूँ। कर्म फलदाता शनि हैं, और मुझे कर्म का जब वो पहला फल मिला तो मैंने उनके चरणों में अर्पित कर दिया। मैं बहुत रोई थी, मैं बहुत रोई थी। आज भी मेरे आंखों में आंसू आ जा रहा है, और मैं ध्यान में बैठी थी, और जितना मैं खुश थी उस समय, शायद आज करोड़ों का टर्नओवर इधर उधर कर रही हूँ, लेकिन वो प्रसन्नता जो मेरे मुख पे थी वो देखने लायक थी। और मेरे मन में भाव, आंसुओं का समझिए सैलाब बह रहा था, और मैंने उनको दिया, और मेरे पति आए, हम लोग बहुत खुश हुए, और तब से मेरे काम की स्टार्टिंग शुरू हो गई। इस बीच आपसे ज्योति हम लोग जानना चाहेंगे, जब लोग संघर्ष करते हैं और इतना सारा, जैसे रेंजर साइकिल से मैम आप घूमते थे, तो कुछ लोग हार मान लेते हैं, अच्छे लोग हार मान लेते हैं, तो तुम्हें नहीं लगता है ज्योति उस समय अपने आप को कैसे आप मोटिवेट रखते थे? ठीक है, अभी और भी ज्यादा कर सकते हैं। कभी कभी तो होता होगा नहीं, अब ऐसा मन में आता है छोड़ दे क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब मैं जाती थी, तो क्योंकि चूंकि आप जब पहले किसी काम की स्टार्टिंग करते हैं, तो केवल आपको हार का मुंह देखना पड़ता है। तो जब मैं कहीं भी जाती थी तो मुझे डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिलते थे, और चूंकि मैं महिला हूँ, उसमें भी लोगों का अलग रिएक्शन होता है। महिला हूँ तो लोगों का रिएक्शन ये होता था कि लोग देखते थे अच्छी खासी लंबी चौड़ी खूबसूरत महिला साइकिल से जा रही है, क्या कमी है? इसके पति इसको खर्च नहीं देते होंगे, परिवार इसका सपोर्ट नहीं करता होगा। तो तमाम तरह की ये भी बातें मेरे सामने आती थी कि क्यों आपके पति आपका सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मैंने कभी उन बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। मतलब आपने पलट के कभी जवाब नहीं दिया? मैंने ना, क्यों
आप किसको किसको जवाब देंगे? सही बात। दुनिया तो सवाल लेके खड़ी है। मैंने कभी किसी को ना जवाब दिया ना किसी से सवाल किया। हाँ, एक बात जरूर कहा कि भाई आप मेरा प्रोडक्ट देखिए, लीजिए, विश्वास करिए। तो अगला बोलता था नहीं नहीं, ये तो पुरुषों के बस की बात नहीं है। जो मैं काम कर रही हूँ, मुझे मेरे कस्टमर ही कहा करते थे ये पुरुषों के बस की भी बात नहीं है। तो आप एक महिला होके वो भी साइकिल से इतना पूंजी का काम कैसे करेंगी? मार्केट में उधार बांटेंगी, प्रोडक्ट लाएंगी, कैसे करेंगी? मुझे भी कुछ नहीं पता था। मेरे शनि भगवान को पता होगा शायद। मैंने कहा मैं करूंगी। मैं एक एक दुकानों पे 10-10 बार जाती थी ऑर्डर के लिए कि आप मुझे ऑर्डर दीजिए। और मैं नाम लेना चाहूंगी, शायद मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। गणेश मिष्ठान और एक गुड्डे, जो हमारे गोरखपुर की गुड्डे और गणेश सम्मानित दुकानें हैं दोनों। तो गुड्डे में भी मैं बार बार गई, गणेश में भी मैं बार बार गई। और गणेश मिष्ठान के जो भी ऑनर हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम तो लोकल में किसी से काम ही नहीं कराते हैं, लेकिन आप इतना मेहनत कर रही हैं, आपका संघर्ष देख के हम आपको ये काम दे रहे हैं। वो भी मुझे जो काम मिला वो गोरखपुर में कोई करता ही नहीं था। सबसे कठिन बॉक्स जो उनका लखनऊ से आता था। अच्छा। उन्होंने कहा ये बॉक्स बना के दे देंगी? मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कैसे बनाऊंगी, लेकिन उन्होंने बस मुझसे कहा दे देंगी। मैंने तुरंत हाथ खड़ा किया, जी दे दूंगी। अब मैंने बॉक्स रेट क्या, कैसे रेट देंगी, क्या रेट देंगी? मैंने कहा मैं दे दूंगी, मैं कल आपको रेट बताऊंगी। मैंने बॉक्स उठाया और मैं घर लेके चली आई। मैंने अपने पति से कहा कि आज ऐसी ऐसी बात हुई मेरी। तो वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझसे कोई ताना बाना नहीं किया, केवल मेरी मेहनत देख के उन्होंने अपना बॉक्स दे दिया। हाँ। और मैंने भी अपनी जो इच्छा शक्ति देख के मैंने काम ले लिया। अब काम मैं नहीं जानती थी, मैंने पकड़ लिया। अब मैं लाई, अब उसको मैंने फाड़ा, चिपकाया, रात भर सोचा कि वो कैसे बनेगा। वो बहुत कठिन बॉक्स था, वो मैं नहीं बना, वो गोरखपुर में ही कोई नहीं बना पाता था उस समय। वो बहुत कठिन काम, लेकिन शायद उन्होंने मुझे ये कठिन काम इसलिए ईश्वर ने दिलवाया होगा कि मैं अगर वो कठिन काम करती नहीं तो मैं इतने बड़े मार्केट में कंपटीशन कैसे कर पाती। और मैं तो शून्य और शिखर तक मुझे पहुंचना था। आपने अपने काम से जवाब तो दिया। मैंने उसको पकड़ा और मेहनत किया। मैं लखनऊ चली गई, मैं वहाँ का मार्केट सर्च किया और मैंने उसका रेट उनको दिया। और उन्होंने रेट, मैंने लखनऊ से सस्ता रेट गोरखपुर में उनको दिया। अच्छा। एक लाइन है कि कहा जाता है कि साधन नहीं साधना की जरूरत होती है। हमारे सर भी बोला करते हैं, जो हमारे मैनेजर सर हैं, तो वो दिख रही है। और एक कहानी हम लोग बचपन में पढ़े थे, याद है तुमको ज्योति, कि वो जब राजा हार करके अपने गुफा में चला जाता है, एक चींटी होती है, कई बार दीवालों पे चढ़ती है, शायद 14-15 बार चढ़ती है, और फिर वो लास्ट में दाना लेकर पहुंच जाती है। तो वो दिखने को मिल रहा है। रुद्र जी, मुझे एक चीज और याद आ रही, जैसे लोग बोलते हैं ना कि हम लोग जैसे कि अभी स्ट्रगल, जो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि अगर आपको काम है तो काम की कदर कीजिए। आप ये मत कहिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो मेरा काम नहीं, इसे छोड़ मत दीजिए। वो मुझे आज सच लग रहा है कि काम को कभी ना नहीं कहना चाहिए, है ना। जो काम आपके पास आ रहे हैं वो भगवान दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए, प्रसाद समझिए उस। और फिर अपनी मेहनत दिखाइए, जैसे आपने किया। मैम से ये भी हम जानना चाहेंगे कि अभी मैम जो इन पे गुजरी है वो दूसरे के साथ ना गुजरे। इसके लिए इन्होंने, जानते हो क्या किया है? क्या? कई सारे माताओं को इन्होंने सहयोग किया है। आज वहीं पे रहती हैं। अच्छा। वहीं पे पैकेजिंग भी करती हैं और उनके बच्चे भी आज खुश हैं और पढ़ते भी हैं। मैम थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी, जो आपने कहा कि काम, तो मैं अपनी बहनों से और अपनी बेटियों से ये कहना चाहती हूँ कि काम की कमी नहीं है, आज भी करने वालों की कमी है। ये मैंने कब महसूस किया, आज सब लोग काम ढूंढ रहे हैं और हम लोग नारी हैं। नारी को बचपन से ही काम सिखाया जाता है। जब हम लोग थोड़ी बड़ी होती हैं, आटा सानना, रोटी बनाना, खाना बनाना, गृहस्थी, कपड़ा सिलना, मतलब तरह तरह की चीजें सिखाई जाती है। क्यों? वो हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है, वो काम नहीं सिखाया जाता है। वो हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। और इसी क्षेत्र में हम लोग काम करते, उसमें आपको जो भी अच्छा लगे
अगर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, स्विगी जोमेटो से जुड़ जाइए। आप अपने घर में बनाइए, घर में बनाइए और आपका टेस्ट लोगों तक पहुंचेगा। आज के समय में तो बहुत योजनाएं काम कर रही हैं और हमारी सरकार भी काम कर रही है इस पर मोस्टली, कि महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाए और महिलाएं भी जागरूक हैं पहले की अपेक्षा। अब आप देखिए तो महिलाएं जागरूक हैं, काम करना चाहती हैं। तो मैं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर वो काम करना चाहती है तो काम करें, अपनी इच्छा को दबाएं ना। क्यों? क्योंकि वो केवल अपनी इच्छा ही नहीं दबा रही हैं, इस देश के विकास में वो सहायता नहीं कर रही हैं। तो वो इस देश के विकास में सहायक बने और काम करें। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।